Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. CFNL लॉ पेपर नंबर 4 के अमेंडमेंट्स हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो. प्लीज अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स. इसके बारे में काफी मिसकंसेप्शंस है कि सर 40 पेजेस का अमेंडमेंट आया है और आप कह रहे हो कोई अमेंडमेंट नहीं है. May 23 वाला ही बैच आप दे रहे हो और उसमें कह रहे हो 15-20 मिनट में अमेंडमेंट हो जाएगी. प्लीज अंडरस्टैंड द एंटायर व्यू पॉइंट की क्या करना है, किस किस को क्या क्या कवरेज रखनी है. उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें सर. फर्स्ट, बैच के रिस्पेक्ट में हमारा एक ही बैच है जो अभी भी लोग ले रहे हैं, May 23 वाला. उससे नवंबर में जाने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स है जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे. 20 से 25 मिनट की 3 छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है. बाकी सब कुछ इस वाले में आपको कवरेज मिल जाएगा. ठीक है. हार्ड कॉपी बुक्स के साथ चाहिए तो आप थोड़ा सा जल्दी ले लो. 70-80 आई थिंक लास्ट कुछ सेट हमारे पास रह गए हैं एंड उसके बाद फिर रीप्रिंट होगा नहीं होगा वो उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है. राइट. सो इंश्योर कि आप यहाँ पे ले लो. उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. बीबी वर्चुअल्स के साइट पे आप ले सकते हो. सेकेंड, सर हमारा एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है, आपके फायदे के लिए है. एमसीक्यूज, ऑडियो नोट्स, छोटे छोटे क्लैरिफिकेटरी पॉइंट्स जैसे आप देखोगे इसके अंदर छोटा मोटा जो बीच में पुश चाहिए होता है, उसके सिवाय एमसीक्यूज, उसके सिवाय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो रोज कवर करी जाती है. ठीक है. डेली 3 एमसीक्यूज मिल जाएंगे. कंपनी लॉ का सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है. ये है चैनल, आप इसको सर्च कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन बाय क्लिकिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन लिंक. बस ये आपके फायदे के लिए था. आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं. अब आओ सर जरा अमेंडमेंट्स पे. नवंबर 23 सीए फाइनल लॉ पेपर नंबर 4 अमेंडमेंट्स. सबसे पहले ये किसको करना है? इफ यू हैव टेकन माय रिकॉर्डेड और लाइव बैच ऑफ Feb 23 रिकॉर्डिंग फ्रॉम बीबी वर्चुअल्स वेबसाइट, यू नीड टू कवर दीज अमेंडमेंट्स. ठीक है. दूसरा, आपने कहीं और से भी पढ़ रखा है और आपने अमेंडमेंट्स वाला पोर्शन नहीं किया तो भी आप ये देख सकते हो. अब सर बवाल पे आते हैं जो कि है पेंडिंग क्वेरी. मतलब बच्चों ने एक्चुअल में मैसेज किया है कि सर मेरा दोस्त कह रहा है बहुत अमेंडमेंट्स है. अब होता क्या है, आप ये देख लेते हो सीधा आईसीआई का पब्लिकेशन. हाँ, ये 40 पेजेस का है. तो सर क्या 40 पेजेस करने? आंसर इज नो. यस एंड नो. यस फॉर दोज जिन्होंने पुरानी अमेंडमेंट्स नहीं कवर करी है. एंड इफ यू आर अप टू डेट विद रिस्पेक्ट टू द May 23 अमेंडमेंट्स, यू हैव टू कवर only a small tiny portion of this publication, that is only 3 amendments. समझ आया आपको? आपको सारी अमेंडमेंट नहीं कवर करनी है. इसमें से मेजर जो चंक है वो May 23 की अमेंडमेंट्स है जो ऑलरेडी कवर हो चुकी है. और आईसीआई क्या करता है? आईसीआई ने जो इसके अंदर अमेंडमेंट दी है वो 1 May 21 to 30 April 23 दी है और ये सारी पुरानी अमेंडमेंट्स में कवर हो चुका है. लेकिन अगर आपने पुरानी अमेंडमेंट नहीं करी तो भैया फिर आपके लिए वो 40 पेजेस है, मेजरली बच्चों के लिए नहीं है, मेरे बैच वालों के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो क्लास में कवर्ड है सारा May 23 का. चीजें समझ आइए. हमारा रेलिवेंट पीरियड क्या है? 1 May 23 to 30 April 23, जो हमारा प्रीसीडिंग 6 मंथ्स होता है. ठीक है. क्लियर हुई है चीजें. अब दो चीजें और. सर हमने May 23 वाली नहीं करी है. हमने May 23 वाली नहीं करी है तो हम कहां से करें? उसकी ऑलरेडी वीडियो लिंक्स और नोट्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. क्लियर. फेमा का उसमें एक मेजर चंक है अमेंडमेंट का. प्लीज उसको एग्जाम ओरिएंटेड और जल्दी जल्दी के चक्कर में गड़बड़ मत करना. अच्छा अमेंडमेंट है, आ सकता है, लास्ट अटेम्प्ट है, रिस्क मत लेना. डिटेल में डिस्कशन हुआ है उस वाली वीडियो में. इंश्योर करना यू इन्वेस्ट द टाइम, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, यू विल हैव द कॉन्फिडेंस. ठीक है. तो May 23 का मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ओके. नाउ ये वाला जो पब्लिकेशन में यूज कर रहा हूं ये कहां मिलेगा? ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट करा लेना. ओके. स्टार्ट करें. अब 3 अमेंडमेंट है छोटी छोटी, 20-25 मिनट लूंगा आपसे. चलो सर स्टार्ट करते हैं. Summary of coverage. So the first page contains the summary of amendments and the second and third and fourth page contains the details of amendments. Let's start. सबसे पहला कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 11 which happens to be the miscellaneous provisions. उसके अंदर रजिस्टर्ड वैल्यूएशन रूल्स, वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स में 4 छोटे छोटे अमेंडमेंट है. स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर 3 सब रूल 2. मेरी किताब ली है या फिर किसी और ऑथर का लिया है तो प्लीज अभी सामने लेके बैठो ताकि समझ आएगा क्या बोल रहा हूं. दिस रूल एंड सब रूल 2 basically deals with the eligibility of partnership entity or company to be a registered valuer. सब रूल 1 में उस पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और सब रूल 2 में कंपनी या पार्टनरशिप एंटिटी के लिए है. उसके अंदर जो क्लॉज नंबर सी है उसमें एक रेक्टिफिकेशन हुई है. सर क्या रेक्टिफिकेशन हुई है वो डिटेल पे आओ. देखो ये सब रूल 2 स्टार्ट होता है इस लैंग्वेज से. नो पार्टनरशिप और अ कंपनी शैल बी एलिजिबल टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर अनलेस या फिर इफ से स्टार्ट करते हैं हम. इफ कंडीशन क्या है? अगर ये लगा तो वो एलिजिबिलिटी खो देगा. इफ
ऑल द पार्टनर्स और डायरेक्टर्स एज द केस में बी आर नॉट एलिजिबल। मतलब सारे के सारे हमें एलिजिबल चाहिए। अगर सारे एलिजिबल नहीं है तो आपकी कंपनी या पार्टनरशिप एंटिटी जो है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकती। तो इंश्योर कर लेना अपने सारे पार्टनर सारे डायरेक्टर हमें एलिजिबल चाहिए। किसके अंडर? कुछ क्लॉजेस ऑफ सब रूल 1। इसमें कोई चेंज नहीं है तो आप सब रूल 1 के चेक कर सकते हो। क्लियर सर? तो इसमें रेक्टिफिकेशन क्या हुआ? एक्चुअली ना इसके अंदर उन्होंने वर्ड लिख दिया था इनएलिजिबल, तो उसका मीनिंग उल्टा हो गया ना। मतलब लॉ कह रहा है कि अगर आपको कंपनी या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना है तो इंश्योर करना कि आपके सारे के सारे इनएलिजिबल हो, तो वो गलत होता है। बैच में हमने डिस्कस किया था, दिस वाज अ प्योर मिस्टेक व्हिच वाज रेक्टिफाइड, सो दिस इज नॉट एक्चुअली एन अमेंडमेंट। सेकंड पे आओ, इसी सब रूल 2 के रिस्पेक्ट में इन्होंने एक नया क्लॉज ऐड किया है, क्लॉज नंबर F। क्या ऐड किया है? देखो लैंग्वेज वही, नो पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी शैल बी एलिजिबल टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर इफ इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है तो इंश्योर कर लेना कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो। पहले से चल जाता था कि वो कंपनी अपने आप में काम कर रही है, अब नहीं चलेगा। आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनो जैसे एक इंडिविजुअल बनता है। क्लियर? अच्छा सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसाइट, क्योंकि आपको पता है मैं बिना प्रैक्टिकल तो कुछ कराऊंगा नहीं आपको। देखो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है IBBI के साइट पे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड के, तो उस पे आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो RVO एस्टेट मैनेजर्स एंड अप्रेजर्स फाउंडेशन, और आपको याद है ना हमने सारा कुछ किया हुआ है रजिस्टर्ड वैल्यूएशन में कि वो उसका एक असेट क्लास होता है। जैसे मैं एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूं तो मेरा एक असेट क्लास होगा कि मैं सर लैंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन लेता हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं लैंड बिल्डिंग का भी वैल्यूएशन ले लूंगा, मैं प्लांट मशीनरी का भी ले लूंगा, मैं इक्विटी शेयर्स का भी ले लूंगा, मैं प्रेफरेंस शेयर्स का भी ले लूंगा। ऐसा नहीं होता है सर। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के असेट क्लास क्या है? ये है, एड्रेस है और उसकी वेबसाइट है। उसके वेबसाइट पे चल के देखते हैं जरा क्या है। ये रही उसकी वेबसाइट। अब ये वेबसाइट है, उन्होंने अपना सारा डिटेल्स इसके अंदर दी है। याद है आपको ये एजुकेशनल कोर्स होता है रूल 12, ये सारा आपने पढ़ा है, नोट्स में देखो रूल 12 में क्या लिखा है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्रॉपर तरीके से दे रखी है और जो आपने पढ़ा वही प्रैक्टिकली आपके सामने है। दिस इज जस्ट टू गिव यू अ प्रैक्टिकल इनसाइट। ओके चलो सर, तो ये दो छोटी छोटी चीजें हैं। एक रूल में जो है वो रेक्टिफिकेशन हुआ है और एक जो है उसी रूल में सब रूल में मतलब क्लॉज जो है वो ऐड हुआ है। तो ये तो आपको समझ आ गया है? हाँ सर, तो मेरी दो अमेंडमेंट्स हो चुकी है, ये और ये नीचे डिटेल्स में आपको मिल रही है, अमेंडमेंट 1.1 1.2। आगे चलते सर। टू प्रोविजोज हैव बीन एडेड अंडर द सेम सब रूल 2। तो क्या प्रोविजोज ऐड हुए? देखो उसी सब रूल में जो हम चल रहा है पार्टनरशिप एंटिटी और कंपनी का। प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन सच रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। The clause F came and said that if you want to be a registered valuer, you have to be a part of an organization, but at any given point of time, link this like section 165 number of directorship की तरह बोला जा रहा है कि ensure you are not a part of more than 2, मतलब more than 1। आप मैक्स टू मैक्स एक में रह सकते हो। ठीक है, तो आप मैक्स टू मैक्स एक का पार्ट बन सकते हो। ठीक है सर, समझ आ गया। अब सपोज ऐसा हुआ कि इन ये जो अमेंडमेंट रूल्स आए इस दिन सपोज एक एंटिटी या फिर एक कंपनी ऑलरेडी पार्ट थी किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये तो आप रूल लेके आए ना, ये तो आपने स्टैट्यूटरी बना दिया, लेकिन सपोज वो पहले से पार्ट थी एंड लेट्स से इट वाज अ पार्ट ऑफ 2 और 3 ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्या करें? तो आपको ट्रांजिशन पीरियड दे देते हैं, आप रेक्टिफाई कर लो। रेक्टिफाई मतलब आप इंश्योर करो कि आप किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, बैलेंस वाले में से आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 6 महीने देंगे, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट रूल्स। और उसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको ध्यान देनी चाहिए, दैट इज 21 नवंबर 22। ऑल्दो ICAI इसको नहीं बताता, ये मैंने आपको बताया अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 6 महीने में कंप्लाई कर लेना। कंप्लाई मतलब मैं 3 में हूं तो 2 में से मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो मैं 1 में रहूंगा। क्लियर? बस हो गया ये वाले 2 प्रोविजो। आ जाओ आगे। एक 2 रूल ऐड हुए, रूल 7A और रूल 8, उसी में विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्टर्ड वैल्यूएशन क्या क्या हुआ है देखो। रूल 7A इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्सनल डिटेल्स। अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कोई भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो, ही शैल इंटीमेट द अथॉरिटी। अथॉरिटी किस चीज के बारे में? चेंजेस इन पर्सनल डिटेल्स, नाम, पता, एड्रेस, एनी मॉडिफिकेशन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स।
सर मतलब, अरे बाबा, ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है ये एक इंसान भी हो सकता है, ये एक कंपनी भी हो सकती है और एक फर्म भी हो सकती है। तो फर्म और कंपनी के केस में कोई डायरेक्टर या कोई पार्टनर में चेंज हुआ तो भैया वो भी बता देना। क्लियर? और एनी मॉडिफिकेशन इन द क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? कंपनी का चार्टर सेक्शन 4 में। ये सब चीजें याद है या नहीं याद है, या इंटर वालों को पढ़ाया जाता है? ठीक है, तो आपके चार्टर के डॉक्यूमेंट्स में कोई बदलाव हो रहा है, प्लीज लेट अस नो। ओके, और आपको वही डिटेल्स बतानी है विच में अफेक्ट योर रजिस्ट्रेशन। सर मतलब, अरे जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना अथॉरिटी के साथ, उसमें यू इंटीमेट सर्टेन डिटेल्स। उन डिटेल्स में अगर कोई चेंज है तो आप मुझे बता देना। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा कि क्या क्या बताना पड़ता है, बट सपोज आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई चीज नहीं बताई, उन्होंने नहीं मांगी एंड उसके अंदर चेंज हुआ है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है इस रूल 7A के अंदर। ठीक है, एंड आपको कैसे बताना है? आफ्टर पेइंग अ फी एज पर टेबल 1 एनेक्सर 5। उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लर्न करोगे काम बन जाएगा सर। एक और रूल ऐड हुआ, रूल नंबर 8। ऐड नहीं हुआ एक्चुअली, इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन हुआ है जो कि बहुत ही बेकार अमेंडमेंट है, रीड करके काट देंगे। रूल 8 में क्लॉज ए में ऑफ द प्रोविजो एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन हुआ है। क्या? मैं पूरा प्रोविजो यहां पे रिप्रोड्यूस किया है। सो देखो, प्रोविजो इन क्लॉज ए रीड्स एज अंडर पोस्ट अमेंडमेंट, प्रोवाइडेड दैट, ये लो, प्रोवाइडेड दैट until the valuation standards are notified or modified by CG, the valuer shall make valuation as per internationally accepted valuation standards or valuation standards adopted by any registered valuer organization। इन्होंने क्या किया है, वो स्टैंडर्ड्स काट के स्टैंडर्ड्स और किया है। मतलब या तो आप इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वालों के साथ चलो या फिर आप वैल्यूएशन स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलो। दोनों कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई वैसा अमेंडमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकली ज्यादा काम आएगा थियोरिटिकली से ज्यादा। बट अगर आया तो आप इतना ध्यान रख लेना कि आप ये और को हाईलाइट कर रहे हो, क्योंकि वो एग्जामिनर ये चेक करेगा कि आपने अमेंडमेंट्स करी या नहीं करी। ठीक है, तो आपको दोनों नहीं कंप्लाई करना, आपको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स रहेंगे, जैसे मैंने आपको भी ऑर्गेनाइजेशन दिखाया, उसके कंप्लाई कर लेना। और नहीं होता तो मुझे दोनों कंप्लाई करना पड़ता। बस ये है, थियोरिटिकल इतना बड़ा अमेंडमेंट नहीं था। ठीक है सर, ओके, ये हो गया सर मेरा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के एक रूल 3 में, मतलब चैप्टर नंबर 8 जो हम करते हैं रेड विथ सेक्शन 380, जिसके अंदर एक फॉरेन कंपनी को कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, उसके अंदर ये रूल 3 आता है, इन विच यू प्रोवाइड सर्टेन डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। उन डिटेल्स में एक छोटा सा चेंज हुआ है, व्हेन यू प्रोवाइड द नेम ऑफ फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम। अब उसके अंदर आपको रीड करना है, और मतलब सर समझ में नहीं आया। देखो मैंने क्या किया है, वो पूरी की पूरी रूल नंबर 3 की जो लिस्ट थी, वो पूरी की पूरी लिस्ट दोबारा पे दी है। मेरे नोट्स में आपको देखोगे तो पूरी लिस्ट नहीं थी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती, बट बिकॉज नाउ देयर इज एन अमेंडमेंट आई हैव रीप्रोड्यूस द एंटायर लिस्ट। तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। तो देख लो क्या क्या डिटेल्स है, पर्सनल नेम, फॉर्मर नेम, ये सारा देख लेना, एक बार रीड करना है। मेन अमेंडमेंट देखो यह है, नाउ यू हैव टू प्रोवाइड फादर्स नेम और मदर्स नेम और स्पाउस नेम। अर्लियर यहां पे लिखा था एंड, मतलब माता या पिता का नाम और अपने धर्मपत्नी या धर्मपति का नाम। ठीक है, अब तीनों में से एक का दे देना। पहले मम्मी पापा में से किसी का नाम, एंड आपकी अगर शादी हुई है तो आप उनके स्पाउस, आप अपने स्पाउस का भी नाम बताओ। अब वर्ड क्या है, और, तो तीनों में से एक दे देना भैया, या माता जी या पिताजी या आपकी धर्मपत्नी या धर्मपति। क्लियर है? बाकी तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस इसको मैंने दोबारा दिया है रीडिंग के लिए, अच्छे से रीडिंग के लिए, ताकि पेपर में आए तो हाथ पैर चल पाए। बस ये था हमारा सेकेंड अमेंडमेंट। क्या है इसके अंदर और बताओ? डन। अच्छा सर, चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक लॉज में पीएमएलए में, पीएमएलए के रिस्पेक्ट में जो नोटिफाइड हम डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल पढ़ते हैं, जो रिपोर्टिंग एंटिटी में काम आता है, उसमें दो छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। आ जाओ, पहला रियल एस्टेट एजेंट्स, जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, एक सेकेंड में इसको जरा लिखता हूं। रियल एस्टेट एजेंट्स, हमने क्लास में पढ़ा था कि सर रियल एस्टेट एजेंट्स भी उस डेफिनेशन में आते हैं, किसके? पर्सन्स कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन अंडर सेक्शन 21 SA।
और ये डेफिनेशन कहां काम आती है? व्हाइल यू एनालाइज द डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। प्लीज पढ़ो नोट्स, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं। ठीक, उस पर्सन की डेफिनेशन में हमने रियल एस्टेट एजेंट्स की कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, और उस टाइम हमने पढ़ा था कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स का काम और टर्नओवर 20 लाख या उससे ज्यादा है वो यहाँ पे कवर किए जाते हैं। उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने 2 नोटिफिकेशन डाल रखी है, रिसाइंड पुराना हुआ, कोई एक नोटिफिकेशन सप्रेस हुई, फिर दोबारा नहीं आई, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा फाइनल पोजीशन एज ऑफ टुडे। फाइनल पोजीशन में आपको बता देता हूं क्या है, सीधा सीधा हो, बहुत ही सिंपल है, टर्नओवर की लिमिट सेम है। आ जाओ, रियल एस्टेट एजेंट्स कौन से वाले कवर करने हैं? दोज रियल एस्टेट एजेंट्स एज डिफाइंड अंडर क्लॉज नंबर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ZM of the Real Estate Regulation and Development Act 2016 as a person engaged in providing services in relation to sale or purchase of real estate and having annual turnover of rupees 20 lakhs and above, उनको हम इस डेफिनेशन में कवर करेंगे। सर पहले ना ये वाला जो बात लिखा है ना, रियल एस्टेट एक्ट का जो हमने कवरेज लिया सेक्शन वहां के, उस एक्ट से सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ZM को उठाया, ये पहले नहीं उठाया था। टर्नओवर की लिमिट में कोई चेंज नहीं है, ये वही है। ठीक है, तो हमने उनको पिक किया, प्लस हमने बोला कि जो रियल एस्टेट के रिस्पेक्ट में परचेज सेल देते, मतलब ये सारे रियल एस्टेट वाले, अगर इनका टर्नओवर 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा है तो वो हमारे PMLA में फंस जाएंगे, वो नोटिफाइड पर्सन में फंस जाएंगे, एंड उनको रिपोर्टिंग एंटिटी में फंसाया जाएगा। फंसाया जाएगा मतलब फॉल किया जाएगा। सर पता है क्यों? जनरली आप देखना, मनी लॉन्ड्रिंग जहां इन्वॉल्व होता है, आपको पता है इंडिया में जैसे हम प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, डू यू थिंक वी ट्रांजैक्ट एट द फेयर वैल्यू? आंसर इज नो। आप कोई भी परचेज करो प्रॉपर्टी या फिर कोई सेल करने जाओ, पहला सवाल पता है क्या होगा कि सर सर्कल रेट क्या है। सपोज देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ 1 करोड़ एंड सर्कल रेट है सपोज 55 लैक्स, तो आप देखना बंदा ट्राई करेगा 55 to 60 लाख तक ही हम ट्रांजैक्शन करें। अब दिमाग में डाउट आ सकता है, सर क्यों 55 लाख क्यों, 1 करोड़ क्यों नहीं? अरे उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी ना 6-7% के आसपास, तो वो बायर की बच जाती है। और सेलर सोचता है यार 30-40 लाख कैश मिले, उसको मैं कैपिटल गेन में नहीं दिखाऊंगा। क्या ये मैं कुछ अलग बोल रहा हूं? नहीं, आप अपने पेरेंट्स से पूछो, या आपने अगर इफ यू हैव बीन इन्वॉल्वड इन एनी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, इट इज वेरी वेरी कॉमन इन टूडेज डेज। ठीक है, दिल्ली साइड या उस साइड थोड़ा ज्यादा होता है और बाकी के साइड मेरे ख्याल से थोड़ा कम रहता है, बट कैश पोर्शन सब जगह है। इट यू कैन से कि काइंड ऑफ वो दोनों के लिए फायदा हो जाता है, स्टैंप ड्यूटी भी बच गई, कैपिटल गेन भी बच गया। क्लियर? तो इसलिए रियल एस्टेट वालों को हमने PMLA में पकड़ा है, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, प्रॉपर्टी के बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस में कैश इन्वॉल्व होता ही होता है। क्या बात समझ में आई आपको? चले आगे, चलो सर। तो बस इसमें ध्यान रखना, इसका कवरेज हमने ऐड किया है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्ट का जो हमने उठाया बंदा वो ऐड किया है। टर्नओवर की लिमिट सेम है जो हमने क्लास में पढ़ी थी। अच्छा सर, इसके सिवा एक छोटा सा चेंज क्या है, इसी लिस्ट में पर्सन्स कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन में हमने एक एडिशन किया है, और एडिशन पता है किसका किया है? दोज पर्सन हु डील विद वर्चुअल डिजिटल असेट्स। तो क्या क्या देखो, CG नोटिफाइज द फॉलोइंग एक्टिविटीज व्हेन कैरिड आउट फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ अनदर नेचुरल और लीगल पर्सन। मतलब अगर आप किसी और फ्रेंड के लिए या किसी इंसान के लिए या किसी कंपनी के लिए, फर्म के लिए आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो, ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ सेड सब क्लॉज, नेमली फॉलोइंग: एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड फियाट करेंसीज। सर फियाट करेंसीज क्या होती है? अरे रुपी, डॉलर, पाउंड, ये सारी क्या है? ये सारी है फियाट करेंसीज। मतलब दीज आर नॉट पेग्ड टू सम कमोडिटी, दीज आर नॉट एसोसिएटेड, इनकी वैल्यू इज नॉट एसोसिएटेड टू गोल्ड। मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इकोनॉमिक्स में, बट आपको पता होगा कि इंडिया में जैसे अगर रुपी प्रिंट करना है तो गवर्नमेंट कितना भी प्रिंट कर सकती है, उनको ये नहीं देखना कि उतना गोल्ड रिजर्व्स है या नहीं है, तो उनको बोलते हैं फियाट, इनका कोई किसी से लिंक नहीं है, फियाट करेंसी है, तो रुपी इज अ फियाट करेंसी। और VDA मतलब जैसे आपका क्रिप्टो वगैरह हो गए, ये वो सारी चीजें। तो एनी एक्सचेंज बिटवीन VDA एंड फियाट, एनी एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म ऑफ VDA, तो आप रुपी लेके कोई क्रिप्टो कर रहे हो, या क्रिप्टो टू क्रिप्टो कर रहे हो, या क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहे हो, या उसकी सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, और इंस्ट्रूमेंट्स एनेबलिंग कंट्रोल ओवर VDA, पार्टिसिपेशन प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू इश्योर्स ऑफर एंड सेल ऑफ VDA, कोई इश्योर उसमें ऑफर डाल रहा है, उसमें आप लोन दे रहे हो, फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ये VDA के रिस्पेक्ट में सारा कुछ पकड़ लिया। तो अगर आप VDA में इन्वॉल्व हो तो आप अब क्या बन जाते हो? पर्सन्स कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन।
persons carrying on designated business profession। और इन लोगों को हमने कहा यूज करना होता है? डेफिनेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। भूल गए पीएमएलए? और ये रिपोर्टिंग एंटिटी की डेफिनेशन कहाँ काम आती है आगे? जब डायरेक्टर उनसे इंफॉर्मेशन बुलवा सकता है, उसके बेसिस पे आगे फाइन वगैरह लग सकती है। प्लीज चीजों को ध्यान दो, दोबारा रिवाइज करो। क्लियर हुआ है? बस ये था अमेंडमेंट। और सर वीडीए का मतलब क्या है? सर वही मतलब है जो सेक्शन 2 क्लॉज 47A में है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो भी सर आपके लिए यहाँ पे हाजिर है। ये रहा 2 क्लॉज 47A। रीडिंग के लिए आप रीड कर सकते हो। क्रिप्टो वगैरह इसके अंदर कवर्ड है, क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी, ये जो बीच में सारा क्रेज चला था उसी के लिए ये लाया गया है। बस सर अमेंडमेंट्स खत्म। कितना टाइम लिया मैंने आपसे? टोटल 20 मिनट लिया आपसे। और मैंने मैसेज में बहुत मैसेजेस गए थे, सबको सेम फॉरवर्ड कर रहा था मैं। अमेंडमेंट्स हार्डली 15 to 20 मिनट्स। आपके सामने 20 मिनट में जो है अमेंडमेंट्स कवर कर दी गई है। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, सब कुछ मेरे तरफ से पोजीशन क्लैरिफाइड है। कुछ नए क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं। एक दो अटेम्प्ट के जो पिछले हमारे क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं थे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम सारे कवर करें। ऐसे जनरली हम एक क्वेश्चन बैंक रिलीज करेंगे, पोस्ट दैट हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये जो नए क्वेश्चंस की लिस्ट आपको अभी क्या है, आज 4 अगस्त को शूट हो रही है, अगस्त एंड तक दे दूं? अगस्त मिड या अगस्त एंड तक दे देता हूं आपको, क्योंकि उसके अंदर कोई नया पढ़ाई नहीं है। जो पढ़ा है वो रिवीजन है, तो बल्कि जितना लेट मिलेगा आपको उतना एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो वो आपको मेरी तरफ से एक लिस्ट और उसका वीडियो डिस्कशन मिल जाएगा। एमसीक्यू जरूर ज्वाइन कर लेना। क्लास की जरूरत हो, मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रमोटिंग, इफ नीडेड डू कंसीडर, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें 100 आवर्स में कवर करी गई है। 100 आवर्स में जिसको आप थोड़ा तेज देख पाओगे तो आप 75 आवर्स में भी कवर करके फटाफट से रेडी हो सकते हो फॉर नवंबर 23। क्लियर? इसके सिवाय कोई आपको कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो इस पे मैं अवेलेबल रहूंगा। कॉल मत करना डायरेक्ट, प्लीज व्हाट्सएप करना या फिर टेलीग्राम करना। ठीक है जी, चलो पढ़ाई आई होप अच्छे से चल रही हो। लास्ट वीडियो में थोड़ा आपको पुश दे दिया है, रोज रोज मोटिवेशन नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।